हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 8 है। तो डे 8 का टॉपिक है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के जो दो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंडियन लॉजिक, प्रमाण एंड अनुमाना, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया। तो आई थिंक देखिए, इस टॉपिक से आपके 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो 2 क्वेश्चन में से एक जो पहला क्वेश्चन होगा ये आपका प्रमाण का बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, या फिर दोनों ही आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे। प्लस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस बेस्ड एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करने चाहिए। प्रमाण के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन, जो न्यू एंड एक्सपेक्टेड सीरीज है उसको आप देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रमाण के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमाण के बारे में। तो देखिए, प्रमाण बेसिकली होता क्या है। जैसे अगर प्रमाण, जो ये वर्ड है हिंदी वर्ड प्रमाण, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रूफ, या फिर हम इसको मीन्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। मतलब किसी भी नॉलेज को, किसी भी नॉलेज को वैलिडेट हम किस तरीके से करते हैं, तो उसको हम वैलिडेट करते हैं प्रमाण के थ्रू। तो फोकस जो होता है प्रमाण का वो होता है आपका कि कितनी अच्छे से, कितने बेटर तरीके से, या कितने करेक्ट वे में हम नॉलेज को अक्वायर कर सकते हैं, यही आपका प्रमाण होता है। मतलब किसी भी नॉलेज को वैलिडेट करना, उसको प्रूफ करना, उसको हम प्रमाण बोलते हैं। ठीक है। अगर हम प्रमाण की बात करें कि कितने टाइप्स ऑफ प्रमाण आपको पढ़ने हैं और आपके सिलेबस में कितने तरीके के प्रमाण हैं, तो आपका ये परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड एनालॉगी, जिसको हम उपमान कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पोस्टुलेशन और डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, जिसको हम अर्थपति कहते हैं। एंड आपका आता है नेक्स्ट नॉन परसेप्शन और नेगेटिव एंड कॉग्निटिव प्रूफ, जिसको हम अनुपलब्धि बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट है आपका शब्द प्रमाण, जो कि आपका वर्ड या टेस्टिमनी होता है। तो ये आपके 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये 6 आपको याद कर लेना है, इनके नेम्स याद कर लेना है। हिंदी और उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है, ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इसको आप याद कर लीजिए। तो और अगर आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है और आपको रिवाइज्ड है ये टॉपिक, तो आप इसको रिकॉल करिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, ये जो टॉपिक है प्रमाण, इसमें 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। वो लोग जिनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनको इसके क्वेश्चंस भी उन्होंने सॉल्व किए होंगे और उनको अच्छे से ये टॉपिक आता होगा। दूसरे वो लोग होंगे जिनको ये टॉपिक उतना समझ में नहीं आ रहा होगा और उनको जो ये संस्कृत वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं उनकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही होगी और वो वीक होंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, जो पहले टाइप के लोग हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, और अगर आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप इजीली वहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। जो दूसरे तरीके के लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने डिज़ाइन की है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे 1 लाइनर्स को इंक्लूड किया है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों को याद करना है। देखिए, प्रमाण की मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं, मैंने हर बार क्लासेस में यही बताया मैंने कि यहाँ पे समझने से ज़्यादा याद करना, आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आपको चीज़ों को याद करना है। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। हो सकता है कि अगर आप फिलॉसफी के फील्ड के स्टूडेंट हो तब आपको समझ में आएगी चीज़ें, बट अगर आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ा है अभी तक तो हो सकता है आपको कठिनाई हो इस चीज़ों को, मतलब प्रमाण के बारे में समझने में। तो बेटर है आप चीज़ों को याद कर लीजिए, और उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको याद करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमाण होता क्या है। तो देखिए, द साइंस एंड स्टडी ऑफ प्रमाण इज कॉल्ड न्याय। हम न्याय फिलॉसफी की यहाँ पे बात करेंगे। न्याय जो है, ये जो फील्ड ऑफ नॉलेज है न्याय, इसमें हम प्रमाण को पढ़ते हैं। तो देखिए, स्कूल ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं। साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में भी आपकी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को में बिलीव रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंट फिलॉसफी में बिलीव रखते हैं। तो इसी तरीके से प्रमाण में भी डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि 6 में से 4 प्रमाण को वैलिड मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 6 में 6 प्रमाण को वैलिड मानते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्कूल्स होते हैं जो कि प्रमाण को अपने तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है और अपने तरीके से उन्होंने वैलिडेट किया है।
मतलब बेसिकली आप ये कहिए कि कोई भी नॉलेज हो उसको हम कैसे वैलिडेट करते हैं, उसको हम प्रमाण कहते हैं। अब उस नॉलेज को आप अगर सत्य मानोगे, मतलब किन किन सर्कमस्टांसेस में, किन किन सिचुएशन में आप उस नॉलेज को ट्रूथ मानोगे, वही आपका प्रमाण होता है। ठीक है, प्रमाण का वर्ड बना कहाँ से है, कहाँ से ये आया है, तो ये संस्कृत का जो वर्ड है प्रमा, उससे ये प्रमाण निकला है। प्रमा का मतलब होता है करेक्ट नोशन, या फिर ट्रू नॉलेज, या फिर बेसिक नॉलेज, या फाउंडेशन नॉलेज, या एक्यूरेट नोशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है। देन आपका नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, जो कि हमारा पहला प्रमाण है, जिसको हम प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन प्रमाण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दैट विच इज बिफोर वंस आइज, जो आपके आंख के सामने हो उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें जो आपके आंख के सामने, अगर आप सिर्फ उसी में यकीन रखते हैं तो वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो तरीके का हो सकता है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल वो होता है जिसको हम 5 सेंसेस से देख सकें, अपने 5 इंद्रियों से जिनको हम पहचान सकें। ठीक है, जो हमारे आंखों के सामने है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल वो प्रमाण होता है जो कि हम स्टेट ऑफ माइंड, या फिर माइंड से जिसके बारे में हम समझ सकें, माइंड से जिस चीज़ को हम वैलिड मानते हो। एक्सटर्नल जिस चीज़ को हम देख कर, सुन कर, छू कर, महसूस करके उसको वैलिड मान रहे हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल परसेप्शन बोलेंगे, या एक्सटर्नल प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे। जो चीज़ हम समझ कर वैलिड मान रहे हैं उसको हम इंटरनल प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे। तो ये दो तरीके से आप प्रत्यक्ष प्रमाण को डिवाइड कर सकते हो। तो अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें तो इसके अलावा प्रत्यक्ष में आपका डायरेक्ट परसेप्शन एंड रिमेंबर्ड परसेप्शन आता है, जिसको हम अनुभव एंड स्मृति बोलते हैं। जो मैंने एक्सटर्नल इंटरनल आपको बताया वही चीज़ है ये। डायरेक्ट परसेप्शन यानी एक्सटर्नल परसेप्शन, जिस चीज़ को आप अनुभव कर सको, अनुभव मतलब अनुभव कर सको, जिस चीज़ को आप फील कर सको। ठीक है, रिमेम्बरेंस परसेप्शन, स्मृति मतलब जिसको आप सोचते हो, जो कि आपके माइंड में रहता है, जिसको आप माइंड के थ्रू एनालाइज करते हो। तो ये आपके दो टाइप ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट परसेप्शन एंड रिमेंबर्ड परसेप्शन, अनुभव एंड स्मृति। देखिए, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, आपको हिंदी अगर आती है, हिंदी समझ में आ रही है, तो आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होंगी और आप इजीली रिलेट कर पाओगे। इस टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप चीज़ों को हिंदी में समझें, उसकी मीनिंग समझें। इंग्लिश में आप समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाएं, उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएँ। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, क्या किस तरीके से आपको याद करना ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, उस तरीके से आप इसको याद करिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है अनुमना। अनुमना भी आपका काइंड ऑफ प्रमाण है। अनुमना का मतलब क्या है, देखिए अनुमना का मतलब है अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ इन्फर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं, या किसी चीज़ के बारे में एक नॉलेज, नोइंग आफ्टर बोलते हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को हमने देखा, उसके बाद हम उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होगा या ये ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करें, हम मीनिंग को उसमें से इन्फर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजरिंग अलोंग सम अदर थिंग, किसी दो चीज़ों में आपस में अनुमान लगाना, या फिर उसमें से कोई इन्फ्रेंस निकालना। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फ्रेंस हमेशा हम निकालते हैं इसमें से, मतलब उसमें से हम कुछ मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका अनुमाना हो गया, मतलब हम चीज़ों में से अनुमान निकालते हैं, अनुमान बनाते हैं या अनुमान निकालते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ और है, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रीफ में डिफाइन कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। अगर आपको अभी तक आपने ये मेरे चैनल की वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने बहुत ही वास्ट में प्रमाण का टॉपिक कवर किया है। मैंने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, डिफरेंट वेज से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं। तो वो वीडियोज़ सारी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और उसके साथ साथ इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इट मीन्स द मेथड बाय विच नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम अनदर नॉलेज, तो अगर बेसिक मीनिंग की हम बात करें, मतलब अगर लॉजिकल सेंस में हम अनुमान की बात करें कि लॉजिक में अनुमान का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक मेथड है जिसमें हम नॉलेज किसी दूसरी नॉलेज से निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे इन्फा कर रहे हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मीडिएट नॉलेज। तो वो क्या होगी, जब आप नॉलेज किसी और नॉलेज से निकालोगे आपको नॉलेज मिलेगी, मतलब ज्ञान की आप प्राप्ति कर रहे हो, बट वो ज्ञान आप ऑलरेडी किसी ज्ञान से निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक इनडायरेक्ट या फिर मीडिएट नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, बट आप उस चीज़ से निकाल रहे हो, इसलिए आपको वो इनडायरेक्ट नॉलेज बनेगी, इसलिए वो इनडायरेक्ट नॉलेज मानी जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है उपमान।
अब इसको देखिए हिंदी में समझिए, उपमान का मतलब क्या होता है? उपमान का मतलब होता है उपमा देना या फिर कंपैरिजन करना। तो कोई भी दो चीज़ों में अगर आप कंपैरिजन करते हो, आपको लगता है कि उसमें कोई सिमिलैरिटी है और सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, तो वहाँ पे हम उपमान का यूज़ करते हैं या उपमान प्रमाण हम मानते हैं उसको। जैसे समझिए यहाँ पे लिखा है, एज द प्रोसेस बाय विच द नॉलेज ऑफ ए सिमिलैरिटी टू बी इज गेन्ड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बी सिमिलैरिटी टू ए विच हैज़ बीन सीन एल्सवेयर। तो आपको बस यही समझना है कि उपमान का मतलब है कि किसी दो चीज़ को, किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करने का मतलब होता है उपमान। उपमान, आपने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया, उसके बाद आपको नॉलेज मिली, तो उसको हम उपमान प्रमाण बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अर्थपति। अर्थपति का मतलब क्या है? देखिए अर्थपति का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको पोस्टुलेशन बोलते हैं, अज्यूम टू एग्जिस्ट, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। ये भी आपका कुछ कुछ इन्फर जैसा ही है, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम जब हम यहाँ पे अनुमान लगाते थे तो हम चीज़ों को कंपेयर करते थे, ठीक है, या मेजर करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं या जो स्टेटमेंट है उसमें से हम अज्यूम कर रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं तो फिर हम उसको अर्थपति बोलते हैं। तो अर्थपति का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको अलग अलग देखोगे तो अर्थ उत्पत्ति बनता है ये, मतलब अर्थ से निकला हुआ, किसी सेंटेंस से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से निकला हुआ, उसको हम अर्थपति बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है? अर्थपति इज नॉलेज अराइव्ड एट बाय सिक्वेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन। कोई भी चीज़ का सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन कैसे, मतलब कोई चीज़ ऐसे रखी है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये चीज़ अगर ऐसे रखी तो इसके पास पास की चीज़ें कैसी होंगी, इस तरीके की सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करना, अगल बगल की चीज़ों के को देखना, और उसके बाद मतलब जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको देख के एक अजम्पशन लगाना, ठीक है, सपोज करना कोई चीज़, उसको हम, या अज्यूम करना, उसको हम अर्थ उत्पत्ति कहते हैं। देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको इजीली समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, और एग्जाम्पल वगैरह सबके थ्रू मैंने इसको बेसिक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका आता है शब्द। तो शब्द प्रमाण क्या होता है? देखिए शब्द प्रमाण में भी दो टाइप के प्रमाण होते हैं, एक होता है जो बोल के होता है, मतलब बोला हुआ शब्द प्रमाण मानते हो, और एक होता है लिखा हुआ शब्द प्रमाण। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, वो कुछ बोल रहा है, और वो जो पर्सन है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है, मतलब वो कभी कुछ गलत नहीं बोल सकते, तो उसके द्वारा कोई चीज़, बोली गई चीज़ भी आपके अपने आप में प्रमाण होगी। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने कोई चीज़ बोल दी, प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीज़ बोली, तो भाई प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो वो खुद ही अपने आप में प्रमाण है। उसकी बात को आप मतलब उसको आप जज नहीं कर सकते हो, उसको जाके आप ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे प्रमाण दो, उसका बोला हुआ ही प्रमाण है, ठीक है। तो ऐसे जब कोई ऐसा पर्सन होता है, जब वो कुछ बोलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे प्रमाण नहीं मांगते हो, वो उसकी बात ही अपने आप में प्रमाण होती है। इसी तरीके से ये तो हो गया उस पर्सन की बात, एक पर्सन जब बोलता है, उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी हुई होती हैं और उसको हम प्रमाण मानते हैं। जैसे वेद अपने आप में, अगर कोई चीज़ वेद में लिखा हुआ है तो वेद में लिखा है तो इट मीन्स कि वो प्रमाण है, वेद को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जिनके ऊपर हमारी आप कह सकते हैं फेथ होती है, ठीक है, वहाँ पे उस सारी चीज़ों को हम कभी भी जज नहीं करते हैं, वो अपने आप में प्रमाण होती हैं। जैसे मान लीजिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें जितनी भी बुक्स होंगी आपकी, वो सारी शब्द प्रमाण मानी जाएगी उनको, और उनके किसी भी वर्ड को हम ऑथेंटिक मानेंगे। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका शब्द प्रमाण हो गया। नेक्स्ट आपका आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनुपलब्धि मतलब जो चीज़ उपलब्ध ना हो, ओके, जो चीज़ प्रेजेंट ना हो, जो चीज़ जहाँ पे उपलब्ध नहीं होगी तो आपको ये तो पता चले कि भाई ये यहाँ पे नहीं है, तो वो अपने आप में प्रमाण है कि ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फ्लावर में खुशबू नहीं है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, उसमें खुशबू नहीं है, तो आपको पता है भाई खुशबू नहीं है तो खुशबू नहीं है, ठीक है, वो आपकी अनुपलब्धि हो गई, वहाँ पे खुशबू उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ये मतलब ये जो एक प्रमाण होता है, कोई चीज़ का ना होना भी अपने आप में एक प्रमाण होता है। आप ऐसे नहीं है तो आप ऐसे नहीं है, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है, ठीक है।
तो ये भी एक इंडिपेंडेंट प्रमाण आपको माना जाता है और इसका मीनिंग होता है नॉन एप्रीहेंशन। तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो आपको याद करना है। अनुमान प्रमाण इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। हियर नॉलेज इज अक्वायर्ड थ्रू गेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं, जैसे जो चीज़ यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है या वो कहीं और पे होगी, तो इस तरीके से आप गेस करते हो यहाँ पे, या इंटरप्रेट करते हो, उसकी मीनिंग इंटरप्रेट करते हो कि फ्लावर जो है उसमें खुशबू नहीं है तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकता है। या फिर एनालिसिस कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे इस फ्लावर में खुशबू नहीं है तो इट मीन्स कि वो जो खुशबू है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम अनुपलब्धि प्रमाण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना। अनुमाना जो है अनुमान लगाना, यानी अनुमाना प्रमाण जो है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं वो आपका या फिर हम अनुमान लगाते हैं मतलब किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपकी क्या है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले आपका होता है प्रपोजिशन जिसको हम प्रत्यंजा बोलते हैं, प्रत्यंजना बोलते हैं। फिर आपका आता है ग्राउंड जिसको हम हेतु बोलते हैं। फिर आपका आता है इलस्ट्रेशन जिसको उदाहरण बोलते हैं। उपनय आता है जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। कंक्लूजन आता है जिसको हम निगमना बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा हिंदी में इशू हो सकता है मतलब बोलने का, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इनके सारे जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं इनको आपको याद करना है, बस आपको जिस तरीके से याद हो पाए आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या पार्ट, किस तरीके से हम इस एक स्टेटमेंट के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पर्वत में आग है तो ये आपका प्रतिज्ञा होगी, और पर्वत में क्योंकि उसमें धुआं है, ठीक है, तो धुआं है तो धुआं क्या शो कर रहा है कि वहाँ पे आग है। ठीक है, तो धुआं बेसिकली ग्राउंड होगा जिसको हम हेतु कहते हैं। उसके बाद है जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई में। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक उदाहरण के साथ इसको प्रूव किया अपनी बात को। फिर क्या है, उस पर्वत में जो धुआं है वह आग के साथ व्याप्त है। ये एक हो गया उपनय, कि जहाँ पे हम क्या बोले, हम उदाहरण को आग के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया अतः पर्वत में आग है, ये हो गया निगमन, जो फाइनल हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, ये किसका है, अनुमान। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली है या नहीं है, बट हम अपने बेसिस पे हम सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज पर न्याय दर्शन, द अनुमान इज ऑफ 3 टाइप। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग अनुमान 3 तरीके के होते हैं, पूर्वत्व अनुमान, शेषवत अनुमान और आपका समन्वयतो दृष्टता अनुमान। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ अनुमान हैं जिनको आपको याद करना है। पूर्वत्व रिफर्स टू द रीजनिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, इन्फरिंग एंड अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम एन परसीव्ड कॉज। मतलब कि जहाँ क्लाउड लीड्स टू रेन। पूर्वत्व का मतलब ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि हाँ ऐसा होता है, कि आपको पता है कि अगर बादल है तो बारिश होगी। ठीक है, ये क्या है, ये हमें पहले से पता है, हमने ये चीज़ देखी है, हमने हमेशा से पहले से ये चीज़ देखी है। सीड्स लीड टू फ्रूट, अगर सीड होगा बीज से फ्रूट बनता है, ये हमें पता है क्योंकि हमें हमेशा से हमने ये चीज़ देखी है, हमें पहले से ये चीज़ पता होती है। तो पूर्वत्व, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो उसको हम पूर्वत्व अनुमान कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शेषवत्व अनुमान, इन्फरिंग एन अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट। समन्वयदर्शिता, इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका पर अनपरसीव्ड कॉज होता है, एक परसीव्ड इफेक्ट होता है, उससे आप अनपरसीव्ड कॉज को इन्फर करते हो, मतलब हाँ ऐसा हुआ है तो इसका रीजन ये हुआ होगा। इस तरीके की चीज को हम शेषवत अनुमान कहते हैं। फिर आपका समन्वय दृष्टता आता है। समन्वय दृष्टता का मतलब होता है कि दो चीजों को आपस में एक जैसा सोचना, कि हाँ ये दो चीजें बट ये एक ही जैसी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉज नहीं होता है बट यूनिफॉर्मिटी होती है उसकी। हम सोचते हैं कि समन्वय दृष्टता का मतलब ये होता है कि दो चीज को एक जैसा मानना, उसको हम समन्वय दृष्टता अनुमान कहते हैं। तो ये आपके बेसिक 3 अनुमान हो गए। नेक्स्ट आपका आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। व्याप्ति गारंटीज द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, इट इज कंसीडर्ड एज अ लॉजिक ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस विच इज वन ऑफ द मीन्स टू नॉलेज। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने वाले पॉइंट्स हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, व्याप्ति गारंटीज द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। व्याप्ति जो होती है उसी से हमें पता चलता है कि ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन क्या है। अब व्याप्ति है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इट इज कंसीडर्ड एज अ लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस विच इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज। यही वो ग्राउंड होता है जिसके ऊपर हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। मतलब वो ग्राउंड जो क्या होता है, लॉजिकल ग्राउंड यही है जिसके ऊपर हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है। A syllogism is vitiated by a fallacious ground. This is called हेत्व
आभासा। हेतु आभासा का मतलब क्या होता है? हेतु आभास का मतलब होता है कि फेलेशियस ग्राउंड, कुछ आपको फॉल्टी आभास हुआ, मतलब आपने फील किया बट वो जो क्या है वो फॉल्टी है। तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पे ग्राउंड है बट वहां पे ग्राउंड होता नहीं है, मतलब आपको लॉजिकल ग्राउंड लगता है कि कोई चीज पे ड्रॉ किया गया है बट वो ड्रॉ होता नहीं है। तो वहां पे कोई एरर आ गया या फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया या लैक ऑफ प्रूफ हो गया या इनअपॉर्चुनिटी हो गई। इस तरीके की बहुत सारी जो आप कह सकते हैं इनवैलिड चीजें या फेलेशियस चीजें, जो गलत धारणाएं हैं, उन वजह से जब भी हमें कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फेलेशियस सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम हेत्वाभास मानते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने कहा कि ये उपमान है, ठीक है, यहाँ पे हम उपमा दे रहे हैं या ये प्रमाण यहाँ पे वैलिड हो रहा है, बट हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये प्रमाण इसको वैलिड कर रहा है बट रियल में वो वैलिड ना कर रहा हो, क्योंकि वहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कोई एरर आ गया। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम फेलिशियस ग्राउंड पे मानते हैं या फिर इसको हम हेत्वाभास बोलते हैं। ओके, जहाँ पे हमें आभास होता है कि ये प्रमाण सिद्ध हो रहा है या यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं हम, बट वो रियल में होता नहीं है। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो आपका पॉइंट्स स्टार्ट है, ये आपको पॉइंट सारे याद करने हैं। तो ट्रू नॉलेज इज प्रमा, ये पहला पॉइंट है आपका। तो इसमें आपको ये पता है कि ट्रू नॉलेज जो होती है उसको हम प्रमा बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आपको और आपसे पूछा होता है कि व्हाट इज ट्रू नॉलेज, तो आंसर आपका होगा प्रमा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए व्याप्ति क्या होती है। इनवेरिएबल कॉनकमिटेंस बिटवीन हेतु एंड साध्य इज नोन एज व्याप्ति। हेतु और साध्य के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो इनवेरिएबल कॉनकॉमिटेंस होता है, ये आपको वर्ड याद रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके के वर्ड आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। अनकंडीशनल कोएग्जिस्टेंस एंड कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्याप्ति। व्याप्ति को हम अनकंडीशनल कोएग्जिस्टेंस एंड कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट भी मानते हैं, उसको भी हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति के ही कितने सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया और ये सारी डेफिनेशन जो भी है वो आपको याद रखनी है। व्याप्ति हेल्प्स इन गेटिंग करेक्ट नॉलेज थ्रू अनुमना। अनुमना में हमेशा व्याप्ति के थ्रू ही हम करेक्ट नॉलेज को निकाल पाते हैं, क्योंकि वही बताता है कि हेतु और साध्य के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या अनकंडीशनल रिलेशनशिप है, किस तरीके का कांस्टेंट रिलेशनशिप है। ये सारी चीजें हमें व्याप्ति के थ्रू ही पता चलती है। चरवाकास जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था व्याप्ति को मानने से, ठीक है। चरवाकास क्या है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग हैं जिनको चरवाकास स्कूल ऑफ थॉट जिनको बोलते हैं, जो लोग उस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने व्याप्ति जो आपका है इसको मानने से इनकार किया था। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले इनिशियली बताया था कि ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट होंगे जो किसी चीज को मानेंगे और किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। देन अनुमना मीन्स नॉलेज दैट फॉलोज सम अदर नॉलेज। अनुमना का मतलब क्या होता है कि नॉलेज जो कि कुछ और नॉलेज को फॉलो करता है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है विच नॉलेज इज नोन एज नॉलेज दैट फॉलोज सम अदर नॉलेज, तो आपका राइट आंसर होगा अनुमना। या फिर ये पूछा जा सकता है विच प्रमाण इज नोन एज नॉलेज दैट फॉलोज सम अदर नॉलेज, तो आपका राइट आंसर होगा अनुमना। तो और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट सीरीज में करवाई है। ये सारी वीडियो आप देख लीजिए, मतलब ये पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए आपको कितने मार्क्स आप गेन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट आपका है द प्रमाण फॉर नोइंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज अनुपलब्धि। तो मैंने अनुपलब्धि के बारे में बताया था कि जब कोई चीज अनुपलब्ध हो, कोई चीज उपलब्ध ना हो, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस। तो प्रमाण फॉर नोइंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज अनुपलब्धि। जब हमें पता चलता है कि कोई चीज, हमें ये जानना होता है कि कोई चीज उपलब्ध नहीं है, तो हम उसको अनुपलब्धि को यूज करते हैं। अग्म आपका आता है शब्द के अंदर, शब्द के अंदर अग्म होता है, वो आपका शब्द के अंदर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन एपिस्टेमोलॉजी द पर्सन हु नोज इज प्रमथ। जो पर्सन जानता है, जानने का मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन के पास नॉलेज है, जो पर्सन वाइज है, जिसको सत्य का ज्ञान है, उसको हम इंडियन एपिस्टेमोलॉजी में प्रमथ बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, प्रमथ उसको बोलते हैं। इन न्याय सिलोजिज्म द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज नोन एज प्रत्यंजा। न्याय में, न्याय फिलॉसफी में या न्याय सिलोजिज्म में जो स्टेटमेंट अभी प्रूफ होने वाला है, अभी प्रूफ हुआ नहीं है, उसको हम प्रत्यंजा बोलते हैं। ओके, न्याय वैशिका एक्सेप्ट्स 4 प्रमाण। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, उसी तरह न्याय जो स्कूल है वो हमेशा 4 प्रमाण को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट इज टेक्निकली कॉल्ड सन्निकर्षा। सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है, मतलब
जो मैंने परसेप्शन बताया था उससे रिलेटेड है ये, उसको टेक्निकली सन्निकर्षा बोला जाता है। द ग्राउंड ऑन विच द इन्फ्रेंस इज मेड इज कॉल्ड हेतु। जिस ग्राउंड पे हम इन्फ्रेंस को ड्रॉ करते हैं उस ग्राउंड को हम हेतु कहते हैं। द संस्कृत वर्ड उपमाना मीन्स कंपैरिजन। उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है। प्रमाणा विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन इज अर्थपति। वो प्रमाण जो कि इम्प्लीकेशन पे बेस्ड हो, ठीक है, इन्फ्रेंस पे बेस्ड हो, इम्प्लीकेशन, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको हम अर्थपति बोलते हैं। वेदांत, अद्वैत वेदांत एक्सेप्ट 6 प्रमाण। अद्वैत वेदांत भी स्कूल ऑफ थॉट है, ये 6 प्रमाण को, मतलब 6 प्रमाण को एक्सेप्ट करता है। द अभाव ऑफ अ थिंग इज नोन थ्रू अनुपलब्धि। अभाव, अनुपलब्धि का मतलब जो चीज उपलब्ध ना हो, मतलब किसी चीज का अभाव होना, तो अभाव ऑफ अ थिंग इज नोन थ्रू अनुपलब्धि। तो अभाव आपको कब पता चलेगा, जब आपको अनुपलब्धि के बारे में नॉलेज हो। द ओनली प्रमाण एक्सेप्टेड बाय चार्वाक इज परसेप्शन। चार्वाक ने सिर्फ एक ही प्रमाण को माना था और वो था परसेप्शन। The two heterodox school in Indian philosophy are Buddhism and Jainism. Heterodox school in Indian philosophy की अगर हम बात करें तो 2 आते हैं, Buddhism and Jainism। बाकी आपके अद्वैत वेदांत, न्याय शास्त्र, ये सारे आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल इन इंडियन फिलोसफी में आते हैं। नेक्स्ट, न्याय सिलोजिज्म हैज 4 वैलिड स्टेटमेंट। जो न्याय सिलोजिज्म है उसमें 4 वैलिड स्टेटमेंट्स होती हैं। न्याय स्कूल होल्ड दैट देयर आर 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, इन्फ्रेंस, अनुमना, कंपैरिजन, उपमान एंड साउंड, और टेस्टिमनी, जिसको हम शब्द बोलते हैं। तो ये न्याय सिलोजिज्म 4 वैलिड नॉलेज को मानता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है देयर आर 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्टेप्स ऑफ अनुमना आ हाइपोथेसिस। जो अगर हम बात करें कि क्या 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अनुमना के या स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहे लिखा है चाहे स्टेप्स लिखा है, दोनों एक ही बात है। तो मैंने आपको बताया भी, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपनया एंड निगमना, ये आपके 5 होते हैं, जो 5 स्टेप्स होते हैं अनुमना में। व्याप्ति विद पक्षधर्मिता। व्याप्ति विद पक्षधर्मिता इज कॉल्ड प्रमार्श। ओके, ये आपको याद रखना है, प्रमार्श, ऐसे समथिंग होगा ये, ठीक है। व्याप्ति जब आपका पक्षधर्मिता के साथ होगी तो उसको हम प्रमार्श बोलेंगे, ठीक है। प्रमार्श या फिर प्रमर्श होता होगा ये। अनुमिति इज इन्फ्रेंस बेस्ड नॉलेज। अनुमिति क्या होता है, अनुमिति आपकी इन्फ्रेंस बेस्ड नॉलेज होती है। अनुमिति को भी, मीन्स ऑफ अनुमिति इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। अनुमिति को भी हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अनुमिति भी आपका एक टर्म है। टेस्टिमनीज आर 2। जो आपकी शब्द होता है वो 2 तरीके का होता है, या टेस्टिमनी 2 तरीके की होती है। एक होती है लौकिक और दूसरी होती है आपकी वैदिक, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू न्याय सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण आर परसेप्शन, कंपैरिजन, टेस्टिमनी एंड अनुमना। अब हम न्याय सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइप के प्रमाण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें आपका आएगा परसेप्शन, कंपैरिजन, टेस्टिमनी एंड अनुमना। अनुमना को ही हम अन्विक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। अन्विक्षा, आई डोंट नो कैसे लिखेंगे इसको, अन्विक्षा, इसको अनुमना को बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका इल्यूजन एट नाइट ऑफ द रोप एज अ स्नेक इज द एग्जाम्पल ऑफ विच प्रमाण। रात में किसी रस्सी को देख के अगर सांप समझ लिया जाए तो उसको कौन सा प्रमाण मानेंगे। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि वो आपके आंखों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आरबीआई गवर्नर हैज इन्फॉर्म्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट नो नीड ऑफ चार्जेस ऑन नेफ्ट ट्रांसफर। ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने अभी बोला है कि अब नेफ्ट ट्रांसफर पे कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। तो ये क्या है, कौन सा प्रमाण है ये? तो ऑफकोर्स ये आपका शब्द प्रमाण है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर जो है वो अगम है, वो खुद बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, द पर्सन हु हैज सीन हिज काउ एट होम गोज टू अ फॉरेस्ट एंड सी अ वाइल्ड काउ विदाउट develop. The person sees the similarity, this cow is like my cow, and on this basis also conclude the opposite to be equally true, that my cow is like this cow. एक पर्सन है जो कि जंगल में जाता है और वो एक जंगली गाय को देखता है, बट उसकी डेवलप नहीं है, उसकी सींग नहीं होती है, तो वो कहता है कि ये जो काऊ है ये भी मेरी काऊ जैसे ही है, और इसी के बेसिस पे वो कंक्लूड करता है कि मेरी काऊ भी उसके काऊ जैसी, मतलब इस काऊ जैसी होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नॉर्मल जो गाय होगी वो जंगल की नील गाय टाइप की होगी? तो ऑफ कोर्स नॉट। बट ये कौन सा आपका प्रमाण है? ये आपका कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे उपमा दी जा रही है। ठीक है, दो चीज़ों में आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है और उपमा वो दे रहा है, तो ये आपका उपमा प्रमाण होगा।
नेक्स्ट आपका आता है सीइंग द स्मोक एट अ डिस्टेंस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड अ हिल एंड थिंकिंग देयर इज अ फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक को देखना, एक हिल के पीछे से स्मोक आ रही है और सोचना कि वहाँ पे आग होगी, ये कौन सा प्रमाण है? तो ये आपका अनुमना प्रमाण है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि हिल के पीछे से धुआं, मतलब धुआं हमें दिख रहा है तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पे फायर होगा। नेक्स्ट है आपका मिस्टर ए मस्ट वेंट टू वॉच अ मूवी एज ही इज नॉट इन क्लास। तो ये बोल रहे हैं कि जो मिस्टर ए है वो जरूर मूवी देखने गया होगा क्योंकि वो क्लास में नहीं है। तो ये क्या है? ये अर्थपति है, क्योंकि अर्थ से ये निकल के आ रहा है कि वो क्लास में नहीं है, तो इसका मतलब जरूर वो मूवी गया होगा। तो ये हमने क्या किया? हमने उसके बेसिस पे अर्थ निकाला है। ठीक है, तो ये आपका अर्थपति है, मतलब अर्थ से उत्पत्त हुआ है ये आपका प्रमाण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिस्टर ए इज नॉट अटेंडिंग एनी लेक्चर टुडे एज ही इज नॉट इन कॉलेज। तो इसमें बोल रहा है कि जो मिस्टर ए है वो आज कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है क्योंकि वो कॉलेज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन अनुपलब्ध है, वो नहीं है कॉलेज में, वो कोई लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा है क्योंकि वो कॉलेज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो अनुपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं। अर्थपति में हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे मीनिंग निकाल रहे थे कि वो जरूर मूवी गया है, क्योंकि वो कॉलेज में नहीं है तो वो मूवी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं, हम ये बस बता रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं है और वो आज लेक्चर भी नहीं अटेंड कर रहा है क्योंकि वो कॉलेज में है नहीं। ठीक है, फिर आपका आता है सेवेंथ, वी कंपेयर द लाइफ इन डेवलपिंग कंट्रीज विद डेवलप्ड कंट्रीज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि हम जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की लाइफ होती है उनको कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज से और उसके साथ साथ हम एक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, दैट इज उपमान। यहाँ पे हम दो कंट्रीज के बीच में, एक डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल इज डिफाइंड इन रामायणा। जो बुरे के ऊपर बोलते हैं कि बुरे के ऊपर अच्छी की जीत, ये आपकी डिफाइन की गई है रामायण में। तो इसको कौन सा ये प्रमाण होगा आपका? तो ये आपका बी होगा, दैट इज शब्द प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रीमिस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था। प्रीमिस है आपका रवि हैड थ्रेटेन्ड राम टू किल हिज फॉर हिज अब्यूजिव बिहेवियर। रवि ने राम को धमकी दी थी कि वो उसको मार डालेगा फॉर हिज अब्यूजिव बिहेवियर। कंक्लूजन क्या होगा कि रवि मर गया है, राम मर गया है तो रवि मस्ट किल्ड हिम। ठीक है, इसका मतलब कि रवि ने उसको मारा होगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका अर्थपति है। उसने उसको धमकी दी थी तो जरूर रवि ने उसको मारा होगा। तो हम क्या करें? हम उस वर्ड से हम एक मीनिंग निकाल रहे हैं, तो अर्थ आपका अपने आप बन रहा है, अर्थ की उत्पत्ति हो रही है। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। अगर आपको और क्वेश्चन करने हो तो मैंने कराए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो ये अब आपकी लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई के क्वेश्चंस। डीआई का जो मैंने कराया डेटा एंड गवर्नेंस, जो भी आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है उसका हम क्रैश कोर्स कवर करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।